नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी कंफ्यूजन की। जी हां, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक कंफ्यूजन फैला हुआ है और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं 2024 में फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा और किस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, आज हम इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बृहस्पतिकार हमारे साथ है। संजीव जी, देखिए हमने कंफ्यूजन का जिक्र किया है और दो नेताओं का चित्र लगाया है। पहली है मायावती जी और शरद पवार जी। कंफ्यूजन कैसे है, कहां से शुरू हुआ है और कहां तक जाने वाला है, ये बड़ा सवाल है। आपने दोनों नेताओं का नाम लिया, एक का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से और दूसरे का महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में 48 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80। तो यानी कि कंफ्यूजन 128 सीटों की है और 543 सीटों में 128 सीटें बहुत होती हैं, क्योंकि ये दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स अपने अपने राज्यों के हैं। और अगर आप पवार साहब की बात करें तो वो तो ऐसी स्थिति है कि जिसके बारे में आज हम लोग खुद दर्शकों को बहुत स्पष्ट नहीं बता पाएंगे कि वो इंडिया के साथ है या इंडिया के साथ नहीं है। तो महाराष्ट्र में वो एक जो क्लैरिटी है पवार साहब को लेकर के, वो नहीं है और उसकी वजह से जो 4-5 दिन बचे हैं, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक होने वाली है इंडिया अलायंस की मुंबई में, तो बड़ा असंतोष है इंडिया अलायंस में, ख़ास तौर पर जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता हैं उनके अंदर, कि क्या बोल रहे हैं पवार साहब, क्या उनका मतलब है, क्या कहना चाहते हैं और वो हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। और कमोबेश स्थिति मायावती जी की भी वही है। उनके नेता वो कुछ और लाइन के ले रहे हैं, मायावती जी खुद और कुछ लाइन ले रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि उनके मन में भी इंडिया के प्रति, जो इंडिया अलायंस है उसके प्रति एक सोच तो है, लेकिन कोई चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। और ये जो कन्फ्यूजन है आज की तारीख में, भारतीय राजनीति का सबसे क्लासिकल कन्फ्यूजन है। एक एक करके जानकारी जो है अंदर जाते हैं इसमें। शुरुआत करते हैं मायावती जी से। मायावती जी कहती हैं कि ना मैं एनडीए के साथ में हूं, ना मैं इंडिया के साथ में हूं, लेकिन क्या उनके जो आसपास हो रहा है, घटित हो रहा है, उससे लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया के साथ जाने में? और क्या उनके अंदर कोई डर नहीं है एनडीए को लेकर? उनके 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 आसपास की जो राजनीति चल रही है इन दिनों, उसको किस तरह से देखा जाए? पिछला जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में साल 2022 में, अकेले चुनाव लड़ी और बहन जी की पार्टी का क्या हश्र हुआ वो तो आपने देखा। मात्र एक सीट, 403 में मात्र एक सीट, और कहते हैं वो भी अपनी दम पर जीतने वाला उम्मीदवार था जो शायद छोड़ के भी चला गया। और उसके बाद अब चर्चा कर लीजिए कि उसके ठीक पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, मायावती जी हमेशा कहती हैं कि हमने जब भी गठबंधन किया है, गठबंधन का फायदा सामने वाले को हुआ है और हमें कुछ खास लाभ नहीं हुआ है। पर उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ किया था गठबंधन, आपको याद होगा 2019 में, और फायदा तो उनका हुआ था ना। 10 सांसद चुन के आए थे उनके, अखिलेश यादव के तो 5 ही सांसद चुन के आए थे। तो उनका फायदा कैसे नहीं होता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने दम पर जो सरकार उनकी बनी साल 2007 से 2012 तक की एकमात्र सरकार है बीएसपी की जो कभी बनी और अपने दम पे बनी। वरना जब भी वो सत्ता में आई 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में, तो वो गठबंधन के सहारे ही था। मायावती, बीजेपी, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ये तो कहानी इतिहास में दर्ज है। तो गठबंधन की राजनीति को अगर वो कहें कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये तो अजीब बात हो जाती है। लेकिन बहन जी बहुत समझदार राजनीतिज्ञ है और समय के साथ फैसला लेना है, इस बात को बखूबी समझती हैं।
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजा है हिमांशु, उसमें बीएसपी के लिए जगह कहाँ है? इंडिया अलायंस में है। क्योंकि अगर जो वोटर है उनका लार्जली दलित समाज से जो आता है वोट, अगर वो उसे दिशा नहीं देती हैं तो ये देखा गया है कि उनका वोट नॉर्मली बीजेपी की तरफ चला जाता है। क्योंकि जो लोकल डायनेमिक्स हैं, तो जो लोकल बाहुबली हैं, उनसे भिड़ने के लिए उसे हमेशा एक समर्थन चाहिए उनके वोटर को, और वो या तो उसे अपने उम्मीदवार में दिखता है बीएसपी का अगर हुआ तो, और नहीं है अगर तो वो बीजेपी वाले में जाके ढूंढता है। तो जाटों से, यादवों से उनका अपना एक टसल लोकल लेवल पे चलता है, ये अनुभव करने वाली बात है। तो उनका वोट खिसक करके बीजेपी की तरफ बहुत अंश में जाता है। आज की तारीख में ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस, अखिलेश यादव, बीएसपी और आरएलडी ये चारों मिलते हैं तो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी कि कैसे यूपी के किला को फतह करें। क्योंकि वोटों का जो कंसोलिडेशन होगा इन चारों का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो वो तो अभी तक हुआ नहीं है। अब प्रश्न हिमांशु ऐसा है कि अकेले लड़ने में, तीसरी बात, उनका क्या लाभ है? मात्र 12 या 13% वोट से कोई सीट जीती जा सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट है जो 12-13% वोट से जीत ली जाएगी? लेकिन मायावती जी अगर अपने आप में फ़ायदा नहीं ले पाती हैं तो दूसरों का नुकसान ज़रूर कर सकती हैं वो। और इंडिया गठबंधन जब, क्योंकि इस बार तो बिल्कुल नाक का सवाल विपक्षी दलों के लिए है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं मैं फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, तो अगर इस बात का अगर जिक्र कर देते हैं तो और नाक का सवाल हो जाता है। और कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को मजबूत करने की, राहुल गांधी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो उनको अगर मैनेज नहीं कर पाए तो उनके लिए भी एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटें आती हैं यहाँ पे, अगर अखिलेश जी भी साथ आ जाते हैं, आए हैं, मायावती जी साथ नहीं आती हैं अगर, तो फिर दिक्कत तो खड़ी कर देंगी वो अपने लिए फायदा भले ना करें, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए वो लार्जर स्केल पर देखें तो नुकसान कर देंगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा साफ तौर से। अगर ऐसा है तो फिर आप ये क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि ये सियासत का हिस्सा हो सकता है? आखिर एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली भारतीय जनता पार्टी को साल 2022 में, तो उसके पीछे भी तो गैर भाजपा वोटों का विखंडन था ना। बीएसपी अलग लड़ रही थी, सपा अलग लड़ रही थी, और कांग्रेस अलग लड़ रही थी। तो ये जो विखंडन है ये तो मददगार बीजेपी का होता है। आप जाने अनजाने में मदद कर रहे हैं क्या? जाने या अनजाने में मदद कर रहे हैं। और अगर आप अलग लड़ रहे हैं तो आप कहीं प्रकारांतर से सोच समझकर अलग तो नहीं लड़ रहे हैं। ये तो एक अभियोग भी है, आरोप भी है कि कई दफ़े आप इसलिए अपनी हार में सामने वाली की जीत को सुनिश्चित तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के आरोप और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मायावती जी पे आरोप लगते हैं ऐसे कि ईडी सीबीआई के मामले हैं, पता नहीं कितनी सही हैं ये बातें, लेकिन कहा यही जाता है कि डेमोक्रेसी स्वॉर्ड की तरह लटके रहते हैं, और इसीलिए वो गठबंधन में जाने के सवाल पर आप जानते हैं आजकल तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ ईडी सीबीआई है, विपक्ष वाले ये भी कहते हैं। तो कहीं वो तो वजह नहीं है, अखबारों में लिखा रहता है। तो प्रश्न यही है कि जो कर रही हैं वो क्या किसी मजबूरी वश कर रही हैं? और मजबूरी, यही मजबूरी और ये डर। अब चलते हैं महाराष्ट्र लेकर, महाराष्ट्र में भी नजर आता है। नहीं, एक आखिरी बात आपको कहना पड़ेगा कि मायावती जी अभी कह रही हैं ये लेकिन याद करिए कि जो गठबंधन हुआ था 2019 में अखिलेश यादव और मायावती जी का,
तो वो कब हुआ था? शुरुआत में लग रहा था कि ऐसा कोई गठबंधन नहीं होगा, और वो आखिर में एन मौके पर जाकर के हुआ था। तो इसीलिए ये कोई फाइनल चैप्टर या फाइनल वर्ड लिख दिया गया हो मायावती जी के पॉलिटिकल चॉइसेस के बारे में नहीं कह सकते। इसीलिए हम कंफ्यूजन का जिक्र कर रहे हैं। अब इस डर और संशय को लेकर, कंफ्यूजन को हो लेकर सकता है कि पर एक नई परिस्थिति चुनाव के आते आते बने। और क्योंकि मैं पिछले दिनों कुंवर दानिश अली की जो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है उसके संदर्भ में सोच रहा था। दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं बीएसपी के, और पहले जेडीएस में वो देवेगौड़ा जी के साथ कर रहे थे काम, फिर उनकी इजाज़त से उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया 2019 में और सांसद हो गए। वो नीतीश कुमार से मिलने गए पीछे 2-3 दिन पहले पटना, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात की। तो क्या कुंवर दानिश अली मायावती जी का विरोध करके वहाँ चले गए मिलने? ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसा हो तो क्योंकि वो अभी तक बागी तो हुए नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे याद पड़ता है 2018 में कर्नाटक में सभी नेताओं का एक साथ आना, गठबंधन ही विपक्ष की राजनीति का जरिया है, और मायावती जी और सोनिया जी एक साथ खड़ी हैं, कुछ इस तरह का एक तस्वीर आया। शायद आकलन चल रहा होगा कि देख लेते हैं कि 2019 वाली स्थिति तो नहीं है कि सब लोग ने हाथ ऊपर कर तो दिए, लेकिन फिर जब सीट बंटवारे और तमाम चीजों का जिक्र आया तो सब अपने अपने रास्ते हो लिए। क्यों कह रहा है? उनके सांसद महोदय कह रहे हैं कि गठबंधन ही भविष्य है। क्या वो मायावती जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं? उनकी पार्टी में तो ये नहीं होता है बहुत आसानी से, जब तक कि आपने तय न कर लिया हो कि आपको निकलना है उस पार्टी से। तो आखिर, और कुंवर दानिश अली तो पार्टी में बने हुए हैं, तो अंदर खाने कुछ और चल रहा है क्या? मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर, जनवरी 15 को होता है उनका जन्मदिन, उस वक्त भी कहा हम अकेले लड़ेंगे। और फिर देखिए अभी 2-4 दिन पहले जब उन्होंने बैठक ली लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई लखनऊ में, उसमें भी कहा। तो वो लगातार अपने स्टैंड पे कायम है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम न कांग्रेस के साथ जाएंगे न बीजेपी को। एक ज़माने में बड़े फेमसली वो कहती थी कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन उनके ही सांसद नीतीश कुमार की आज की तारीख में केवल बिहार के मुख्यमंत्री की पहचान तो नहीं है ना, वो एक सूत्रधार की पहचान भी रख रहे हैं। उनको आप कन्वीनर बनाए ना बनाए, लेकिन वो सूत्रधार तो है ही इंडिया अलायंस। अब देखिए यही इन्हीं चीज़ों को मैं महाराष्ट्र से भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे करके अब सांसद ने मुलाकात की है जैसे मायावती जी के, तो धीरे धीरे करके स्टेप पीछे करके हम उधर हो लें, ऐसी स्थिति है। दूसरी तरफ हम शरद पवार जी को देखते हैं, वो अभी तक कह रहे थे कि नहीं हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और कुछ लोगों से गलती हो गई है, सुधर जाएगी, इन सब बातों का जिक्र करते थे। आज क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो एक ही साथ हैं। तो हम तो एक ही साथ हैं, या तो आपने स्वीकार कर लिया है कि अजीत पवार जी उधर गए हैं तो हम भी उधर ही हैं, और क्योंकि अजीत पवार जी अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार से बाहर आ गए हैं, वो फिर से अपनी पार्टी में लौट आए हैं, ये भी बात नहीं है, तो फिर शरद पवार जी बैक स्टेप करते करते इधर से उधर पहुंच रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति बन रही है महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों को लेकर, वो कंफ्यूजन बहुत बड़ा दिखा रही है। एमबीए को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन मतलब जब से बना है तब से आज तक देखने को नहीं मिला। तो शरद पवार जी का खेल समझ से बाहर है। अभी आज हम 26 तारीख दस्तक दे रहा है, 25 तारीख है आज, और 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन रह जाते हैं। इसके बाद बैठक शुरू होगी इंडिया अलायंस की मुंबई में, और उसके पहले हम कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं। और मुंबई में बैठक, शरद पवार जिसके मेजबान हैं वो आज कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे नेता हैं। और फिर से जब कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया कि इससे एमवीए में कन्फ्यूजन होगा, तो उन्होंने पलट करके अपनी बात को वापस ले लिया। और सुप्रिया सुले भी कह चुकी हैं कि कुछ नहीं हुआ है, पार्टी हमारी थोड़ी ना टूटी है, और बस कुछ नेता हैं हमारे जो उधर चले गए हैं, और उनके बर्खास्तगी को लेकर के हमने मोशन मूव किया हुआ है स्पीकर के पास, उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर बताइए कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, तो ये सुनील तटकरे नए प्रदेश अध्यक्ष किस पार्टी के हैं?
जब पार्टी टूटी ही नहीं है तो सुनील तटकरे किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है? ये प्रश्न संजय राउत ने भी किया है। बड़ा जायज सवाल है कि आप किसे कंफ्यूज करना चाह रही हैं। खुद आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं जब आप कहते हैं कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है। तो पूरी दुनिया ने देखा। 2019 में भी इसी तरह से वाकया हुआ था और 2023 में तो साफ ही हो गया कि शपथ ले लिया गया, मंत्री बन लिए। और आपको याद होगा कि विधानसभा के सत्र में एनसीपी वाले गए ही नहीं सदन में, असेंबली पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उन्हें बैठना पड़ता, या तो विपक्ष में बैठना पड़ता, नहीं सत्ता पक्ष में बैठना पड़ता। तो सारे विधायक पहुंचे ही नहीं कि पार्टी ही कंफ्यूज है, नेतृत्व कंफ्यूज है कि हमें बता ही नहीं रहा है कि अजीत दादा पवार इधर है या उधर है, बीजेपी के साथ हैं। और अजीत दादा पवार वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मंत्री बन करके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं, और शरद पवार कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा ही नहीं सकते। अच्छा, ये दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो शरद पवार जी उधर चले गए हैं पूरी तरीके से अपने बयानों के जरिए, उनके जो समझ में आ रहा है, या फिर अजीत पवार इधर आ गए हैं। तो दोनों चीजों में खुलकर कोई बात नहीं हो रही है। अजीत पवार इधर आ गए हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। शरद पवार क्या अपने बयानों के जरिए संकेत दे रहे हैं इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी बैठक से पहले ही कि हम जो है आपके साथ नहीं है, और ये स्थिति है तो एक बहुत ही दिग्गज नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस है 30 तारीख को उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इंडिया अलायंस की बैठक के ठीक पहले बैठक के शेड्यूल के बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 3 दिन बाद। तो आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं। साहब वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब पवार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचे या फिर मना कर दें, स्वास्थ्य का हवाला देकर कुछ और बातें कर दें, तो नहीं, वो क्या हो सकता है। लेकिन अगर वो पहुंच गए तो 3 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि अजीत पवार हमारे नेता है, और 3 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विपक्ष के साइड से करेंगे। अब अजीत पवार तो विपक्ष में नहीं है ना, वो तो सत्ता पक्ष में कहे जाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये भी अजीब है। और सीटें कितनी स्टेक पर है इस कंफ्यूजन में? 48 महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की 80, 128 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं 543 में। और देखिए इंडिया अलायंस के इस नए चक्र के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि अपने ही नेता आपस में किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर इसमें एज मिलता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए ना। क्लियर कट तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप किनके खिलाफ हैं और किनके सपोर्ट में हैं आप। तो ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तमाम नेता, चाहे वो नाना पटोले हो, चाहे वो संजय राउत हो, सब के सब कंफ्यूज्ड हैं कि पवार साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। सब दिल्ली की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब कोई क्लियर कट स्टैंड लीजिए, इनसे बात करिए और हमें बताइए कि भाई हम किनके साथ हैं। सभी 48 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लड़ाने के बारे में अब सोचना शुरू कर चुकी है कांग्रेस। लेकिन महाराष्ट्र पे किसी का ध्यान हो ये लगता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ राज्यों के भी, वहाँ पे बिजी हैं। प्रियंका जी भी लगी पड़ी हैं, और राहुल गांधी तो अपना मतलब उनका अलग ही जोन है, वो लद्दाख में, और कभी किसानों से ट्रक वालों से, और सबसे मिलना जुलना अपनी राजनीति वो धार दे रहे हैं। पवार साहब 1 तारीख को, अगस्त के महीने की 1 तारीख, जिस महीने में हम लोग अभी इस वक्त चल रहे हैं, वो तिलक समारोह में थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने पीठ थपथपाई। तो कंफ्यूजन फैल गया कि जब पीएम मोदी की पीठ थपथपा रहे हैं तो फिर इंडिया अलायंस में ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पीठ थपथपाने का क्या मतलब होता है। लेकिन क्या होता है कि पॉस्चरिंग, पॉलिटिक्स में पॉस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपसे सब बात नहीं करते हैं आपके समर्थक, संभव भी नहीं है कि आपके समर्थक सब बात कर पाए आपसे। आपके इशारों पर, आपके एटीट्यूड पे, आपके अंदाज पे वो अपने वोट देने के फैसले लेते हैं। लालू यादव के स्टाइल पर ही उनके साथ लोग, उनके समर्थक चले जाते थे। भाई बहुत से समर्थक उनके ऐसे होंगे जो जीवन में कभी नहीं उनसे मिले होंगे और न मिलेंगे। लेकिन देखिए, तो आप जिस चीज के लिए स्टैंड करते हैं ये बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए। इस मामले में राहुल गांधी बेहतर है कि उन्होंने अपने स्टैंड को कभी डाइल्यूट नहीं होने दिया। इस मामले में
प्रधानमंत्री मोदी भी क्लैरिटी के साथ हैं। ये लोग दिशा दे रहे हैं देश की राजनीति को। पर पवार साहब के बारे में उनके एक पूर्व सहयोगी, पूर्व क्यों कहें, कल कुछ चीजें बदल जाए तो फिर सही उन्होंने कहा कि वलसे पाटिल, जो कभी उनके पीए भी रहे, कि साहब देखिए, कभी भी पवार साहब अपने दम पर तो सरकार बना नहीं पाए। महाराष्ट्र में नए वोट तो उनके पास थे ही नहीं, कभी नहीं थे। मायावती जी ने अपने दम पे बनाई, ममता जी ने अपने दम पे बनाई, अखिलेश यादव ने अपने दम पे बनाई। तो ये कौन सी बात हुई कि ये कभी बनाए और कहलाते हैं देश में सबसे बड़े नेता? तो ये क्या, ये उनके लोग कह रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन रहा है उसने उनकी राजनीति को सीमित किया है। वो हो सकता है कि तात्कालिक रूप से वो प्रिवेल कर जाते हों। लोग कहते हैं कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, एक हाथ दूसरे हाथ के बारे में नहीं जानता है। पर इससे हुआ क्या है, ये बात सच है कि महाराष्ट्र में कभी भी उन्हें 70-72 सीटों से ज़्यादा नहीं आई, 288 सीटें हैं वहाँ पर। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये ना और हाँ के बीच का जो समन्वय बनाने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ देखें कि मायावती जी वो कह रही हैं कि हम इनके साथ भी नहीं उनके साथ भी नहीं, हम बीच में अपना चुनाव लड़ेंगे। इससे ओवरऑल नुकसान अगर किसी का होना है तो वो इंडिया गठबंधन का होना है, विपक्ष का होना है। बीजेपी को इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, फायदा है, बहुत जबरदस्त होगा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है और 12% के आसपास वोट कहा जाता है बीएसपी का है, वो एक तरफ चला जाता है, तो नुकसान कैसे? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत फायदे में होगी। वही अगर जुड़ जाता है वोट इंडिया अलायंस में तो बहुत मुश्किलों का सबब हो जाएगा। आपने देखा नहीं, 73 सीटें एनडीए ने जीती थी 2014 में, वो घट करके 62-63 पे आ गई, क्योंकि सपा और बीएसपी जुड़ गए थे 2019 में। सपा, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी, अगर ये 4 जोड़ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये नया कॉम्बिनेशन होगा और ये विपक्ष के आंकड़ों को बेहतर करेगा, मजबूत करेगा। और इसीलिए अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में तो निश्चित ही फायदा होगा। बहन कुमारी मायावती उस वक्त जाके क्या करती हैं जब चुनाव की घोषणा होगी, यह अभी से नहीं समझा जा सकता है। उनके कुछ शर्तें होती हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि बुआ और बबुआ साथ आएंगे, आए ना, आ गए। सबने सोचा था कि चुनाव में हार होते ही वो अलग हो जाएंगी, वो अलग हो गई। समटाइम्स शी इज प्रेडिक्टेबल, समटाइम्स शी इज नॉट। पर सब लोग ये बात मान रहे हैं कि वो शायद चुनाव के पास जाकर के कोई फैसला लेंगी, क्योंकि उनके सांसद भी जानते हैं कि बिना गठबंधन के ये जो 10 सांसद हैं लोकसभा के, उनके लौट के आना बहुत मुश्किल होगा। चलिए देखते हैं, दोनों के फैसलों पर निर्भर करता है। दोनों ही परिपक्व नेता हैं, अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, तो इनके डिसीजंस जो हैं, जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, वो काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को। और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने इलाकों में ये दोनों ही महारत हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में इनका इंडिया गठबंधन के साथ रहना या फिर ना रहना बहुत कुछ डिसाइड करेगा वहां की राजनीति, क्योंकि हमने टोटल समझिए आप पूरे देश में जो नतीजे आने वाले, हाँ भाई, 128 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 80 और 48 सीटों का, तो लोकसभा के नतीजों पर बहुत बड़ा असर करेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि मायावती जी और शरद पवार जी क्या स्टैंड लेते हैं आगे चलकर। हालांकि अभी से कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे महीने बचे हुए हैं और बीच में कई राज्यों में इलेक्शन भी है। आपको क्या लग रहा है, दोनों का स्टैंड क्या हो सकता है, किसका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा इस वक्त नजर आ रहा है आपको, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।